हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का परीक्षा देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर। मेरे प्यारों, जो एक मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर कहिए या प्रैक्टिस सेट पेपर कहिए या गेस पेपर कहिए, इस पेपर को मैंने बनाया हुआ है मेरे प्यार बच्चों। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखा है जो कि आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट यह मॉडल पेपर होने वाला है। अगर इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉडल पेपर को आप लोगों को तैयार करना है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है ताकि 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर पाओ। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, गेस पेपर में आप लोगों को करा दूंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारों, देखिए, सबसे पहले पेपर आप लोगों का ऐसे स्ट्रक्चर में बन के आता है। यहां पे अनुक्रमांक लिखने के लिए देता है और यहां पे नाम लिखने के लिए देता है और कोड यहां पे लिखने के लिए देता है। 801 बीबी कोड है मेरे प्यारों। जिस प्रकार मैंने यहां पे कोड लिखा है इसी प्रकार आपके पेपर में भी कोड लिखा रहता है यहां पे। इसके बाद यह पेपर 70 नंबर के लिए है और आपका पेपर भी 70 नंबर के लिए हिंदी का पूछा जाता है। और समय कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए। नीचे मेरे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। और एक बार फिर बता देता हूं, ये मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट पेपर है, कोई ये रियल पेपर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको मैंने खुद बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर से और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों को बनाया ताकि आप प्रैक्टिस सेट करके चीजों को, इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए उसको तैयार कर पाओगे और अच्छे अंक ला पाओगे। निर्देश के नीचे मेरे प्यारों, यहाँ पे बहुत सारे निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब शुरू के आपको 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई प्रश्न आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले आप लोगों का खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। 2 ही खंडों में यह पेपर विभाजित है। चौथा निर्देश यह बोला है कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। टोटल कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको खंड अ में, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इनका उत्तर आपको OMR शीट पे करना होगा। आपको अलग से OMR शीट मिलेगी और 20 प्रश्नों को आप लोगों को उसमें रंगना होगा। आप नीले पेन का प्रयोग कीजिए या काले पेन का, दोनों में से कोई एक ही पेन का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद है कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। अतः सभी प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए और OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था तो एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। मतलब टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और कह रहा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारों, जो अगला है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए और इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। मतलब खंड अ में तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जो कि कितने नंबर के लिए? टोटल 50 नंबर के लिए रहेंगे। इसके बाद है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। कहने का मतलब कि खंड ब के जितने प्रश्न दिए गए उसको क्रम से आप लिखना चालू कीजिए। प्रश्न 5वां, प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न 8, ऐसे क्रम अनुसार लिखना है। ठीक है। इसके बाद है कि वर्णनात्मक प्रश्न को उत्तर देते समय सुंदर और स्पष्ट और पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। मतलब जब आप वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो तो जितना हो सके अच्छी राइटिंग में लिखने का आप प्रयास कीजिए। देखिए, पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा। यहां से खंड अ और खंड अ में मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि उनका उत्तर OMR शीट पे आप लोगों को देना होगा। और यहां पे आप देख सकते हो इसमें जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया है।
ठीक है, जो कि तैयार कर लोगे आप मेरे प्यार बच्चों, तो इसी पेपर में से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न यहाँ बोला है कि बादल की मृत्यु रचना है। तो बादल की जो मृत्यु रचना है मेरे प्यार बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से किसकी रचना है बादल की मृत्यु? तो मेरे प्यार बच्चों राम कुमार वर्मा की, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बादल की मृत्यु जो रचना है वो किसकी है? तो राम कुमार वर्मा की है। इस प्रकार 1 नंबर आप लोगों का यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? यह भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नामक नाम से 8 भागों में संकलित है? प्रश्न बहुत अच्छा है मेरे प्यार बच्चों। तो वह है आपके प्रेमचंद्र की, क्योंकि प्रेमचंद्र की, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद है तीसरा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं आपके अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। तो अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा यात्रा साहित्य। क्या हो जाएगा? यात्रा साहित्य। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां आप देख सकते हो, कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है आत्मकथा के 4 भागों में? यह पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरी आत्मकहानी, ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि रीतिकाल की काव्य भाषा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीतिकाल की जो काव्य भाषा है वह है आपकी व्रज भाषा। क्या है? व्रज भाषा। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 7वां है कि कवि भूषण की रचना नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कवि भूषण की रचना कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों इसमें? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कवि भूषण की रचना नहीं है, इसलिए 7वें का जो है ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह आपके राहों के अन्वेषी, 1 नंबर के लिए मेरे पास जो प्रश्न था, पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? तो राहों के अन्वेषी कहकर संबोधित किया। 10वां प्रश्न है कि धूप के धान रचना किसकी है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो धूप के धान रचना किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? वह आपके गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देखिए कि करुण रस का अस्थाई भाव है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो शोक। क्या होता है? शोक। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 12वां है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन मानहु सुरसरिता विमल जलदृग उछरत जुगमिन। उपयुक्त दोहे में अलंकार पूछा है कि इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो वह एक सममात्रिक छंद होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो अध्यक्ष में अगर उपसर्ग की अगर हम बात करें तो यहां पे अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा अध्यक्ष में। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि खीर शब्द का तत्सम रूप है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो खीर शब्द का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्षीर। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है 17वां कि तस्मे में विभक्ति और वचन है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो तस्मे में विभक्ति और वचन की अगर हम बात करें तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप है।
तो ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां है कि जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विषम्य बोधक वाक्य। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है कि रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसमें वाच्य पूछा है ना, तो यह रोहन से चला नहीं जाता, मतलब भाववाच्य है। ठीक है, भावपूर्ण वाच्य है कि रोहन से चला नहीं जाता, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो अविकारी शब्द बताना है। तो इसमें अविकारी शब्द है आपका निकट। क्या है? निकट। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसमें 20 प्रश्न वही मैंने रखा था जो कि इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर से, और इस तरह जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल आते हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया था। अब यहां से स्टार्ट होंगे आपके खंड ब। खंड ब में रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारों जो प्रश्न संख्या जो 21 है, तो 21 में गद्यांश दिया हुआ है। अब गद्यांश आपके 2 रहेंगे, एक आपका क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो नीचे अथवा करके ख वाला दिया गया है। इतना बात आपको याद रखना है कि दोनों में से कोई एक ही गद्यांश आप लोगों को करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई एक ही गद्यांश करना है। जैसे क वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ही मैंने रखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, और चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, और बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में न चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारों बच्चों 6 नंबर के लिए प्रश्न रहेंगे गद्यांश। 3 प्रश्न है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए, तो संदर्भ में 2 नंबर मिलेगा। संदर्भ में लेखक और पाठ का नाम बताया जाता है। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, देखिए यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया ना, इसका अगर आप व्याख्या बता देते हो तो 2 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। और किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है, ठीक है, तो 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यह जो गद्यांश में लिया है यह बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारों बच्चों, इसको स्टार बना लीजिए। मतलब इस मॉडल पेपर में जितना भी मैंने प्रश्न ले रखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है, या तो प्रीवियस ईयर पेपर से मैं ले रखा है, या तो जो इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में आते हैं उसको ले रखा है। तो यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर क वाला नहीं कर पाते हो तो अथवा करके ख वाला दिया गया उसको आप कर लो। देखिए ख वाला है और क वाला नहीं करने का मन है, नहीं याद हो पा रहा है आपको, ख वाला याद कर लीजिए कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो है अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो है अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। ये वाला जो मैं मेरे बच्चों गद्यांश लिया हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पेपर में आपके आता है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है। तो क और ख दोनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करने होते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। और ये भी 6 नंबर का ही है, ये प्रश्न भी 6 नंबर का है। इसके नीचे भी 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला एक उपयुक्त गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण सोचने समझने का नजरिया में अंतर बताइए 2 नंबर। तो 6 नंबर का भी प्रश्न है, तो क और ख दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारों जो ये पद्यांश आ गया, पद्यांश भी 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। या तो क वाला कीजिए,
कवला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके पीछे आपका खवला दिया गया। दोनों ही पद्यांश इंपोर्टेंट है। तो देखिए क वाला पद्यांश क्या कहता है, इंपोर्टेंट है, जरूर आपको तैयार करना होगा कि उद्धम मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्री शिथिल भय केसो बिनु ज्यो देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवी कोटि वरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश सुर हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों से यह पद्यांश है। इसके नीचे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। दूसरा है कि गोपियां उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं, 2 नंबर यहाँ पे। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो 2 नंबर यहां से। अगर यह पद्यांश नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके आपको खवला दिया गया उसको आप कर सकते हैं। देखिए अथवा करके दिया ना मेरे प्यार बच्चों खवला, आप इसको कर लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट ही है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरवाला सी आवती शीघ्र चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यह भी इंपोर्टेंट है। और इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर, और आवती सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर इस पे मिलने वाला है। तो प्रश्न संख्या 22 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूं एकदम क्लियर रखिए। जो मॉडल पेपर करा रहा हूं ना, सारे के सारे मॉडल पेपर आपको तैयार करने हैं विद सोल्यूशन। इसके बाद देखिए आपकी 95% तैयारी ऐसे ही मॉडल पेपर गेस्ट पेपर से ही मैं करा दूंगा। इसके बाद है आपका 23 है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यह संस्कृत का गद्यांश आ गया प्रश्न संख्या 23। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 संस्कृत का गद्यांश है जो कि 5 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है। 2 नंबर तो संदर्भ पे पूछा जाता है और 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे पूछा जाता है। तो इसमें भी आपका एक कवला दिया गया है। कवला नहीं कर पाओगे तो नीचे देखिए अथवा करके आपका खवला दिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना है तो आप कवला देख लो, इसको आप नोट कर लो। चंद्रशेखर पाठ से मेरे प्यार बच्चों लिया गया है, आप जाके किताब में ढूंढ लीजिए इस संस्कृत के गद्यांश को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको क्लियर करा देगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछा गया है और लगातार कई वर्षों से यह प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैंने इसको इस मॉडल पेपर में इंक्लूड कर दिया है। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, कवला तथवा करके खवला दिया गया उसको आप कर सकते हैं। देखिए कवला नहीं करना चाहते हैं, खवला कर लीजिए। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। यही तो सब पेपर में पूछा जाता है, यही सब संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश तो पेपर में आते हैं। तो मैं इतना तैयारी आप लोगों को मॉडल पेपर के जरिए, प्रैक्टिस सेट के जरिए करा दूंगा कि यही सब प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाओगे। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर हमने क्या देखा है, संस्कृत का गद्यांश, अभी आ गया संस्कृत का पद्यांश जो कि 5 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। ये भी 5 नंबर के लिए ही आता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला कर लीजिए, ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी मैंने इंपॉर्टेंट ही ले रखा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट संस्कृत का पद्यांश में ले रखा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अरे अगर आप तैयार कर लोगे ना तो यही सब आते हैं, क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को। इसलिए जो मॉडल पेपर गेस्ट पेपर में बनाया हूं उनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया हूं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ये वाला कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। 2 ही चीज लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। या इसका संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा और इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे 3 नंबर मिल जाएगा। काम हो गया आप लोगों का। चलिए प्रश्न संख्या 25 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है। यह है खंड काव्य। खंड काव्य 3 नंबर के लिए आता है। एक बात बता देता हूं कि खंड काव्य मेरे प्यार बच्चों जिला वाइज आता है, तो इस बार ध्यान से आप लोग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगली बार गलती किए थे, मैं बार बार उन लोगों को बता रहा था मॉडल पेपर में कि जिला वाइज आता है। पहले आप अपने जिले का नाम पता कीजिए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। खंड काव्य तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में पूछा जाता है। देखिए खंड काव्य तो मुक्ति दूत भी है, ज्योति जवाहर है, इधर आप देखेंगे नीचे तो अग्र पूजा है, अग्र पूजा के बाद आप देखेंगे तो मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद देखेंगे तो जय सुभाष है, इसके बाद आपका मातृभूमि है, इसके बाद आपका कर्ण है, कर्ण के बाद आप देखिए यहाँ पे कर्मवीर है, इसके बाद आपका तुमुल है। इतने सारे हैं लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या अब आएगा 26 और ये तो बहुत आसान होता है। 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बताइए कि लेखक का जीवन परिचय तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए,
ठीक है। या तो आप जयशंकर प्रसाद जी का लिखिए, या तो भगवत शरण उपाध्याय जी का लिखिए, या तो रामधारी सिंह दिनकर जी का, या तो जयप्रकाश भारती। 4 लोगों का मैं यहां पे ले रखा है, चारों इंपोर्टेंट है। अगर यह 4 लोगों का जीवन परिचय याद है तो आपके 5 नंबर क्लियर हैं बिल्कुल लेखक के जीवन परिचय का। याद रहे 2 नंबर रचनाएं पे मिलता है और 3 नंबर जीवन परिचय पे, तो इसलिए रचनाएं किसी भी लेखक या कवि का बहुत महत्वपूर्ण है, तो रचनाएं लिखना नहीं भूलना है आप लोगों को। यह है 26 का क। इसके बाद आएगा आपका 26 का ख कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर मेरे प्यारों चो अब आ जाएगा कवि के जीवन परिचय पे। या तो तुलसीदास का लिखिए, या तो बिहारी लाल जी का, या तो सुमित्रानंद पंत, या तो श्याम नारायण पांडे। 4 लोगों का अगर याद कर लेते हैं, चारों के चारों इंपोर्टेंट मैं ले रखा हूं, 4 लोगों को याद कर लेते हैं तो कवि का जीवन परिचय भी क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर भी यहां से भी आप लोगों के पेपर में क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक लिखना है। श्लोक बहुत आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 लाइन का श्लोक होता है, 2 नंबर आपको दे जाएगा। तो श्लोक याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल श्लोक आपके वहां पे सिलेबस में दिए गए हैं जो कि याद हो जाएंगे आसानी से। प्रश्न संख्या 28 है कि आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। ठीक है, तो आपको यह पत्र लेखन लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपको दिया है कि आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक बहुत सुंदर उपहार में भेजी है। ठीक है, और दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखे। मतलब आपका जन्मदिन है और दादाजी आपको एक सुंदर उपहार भेजे हैं, तो उनके उपहार को धन्यवाद देते हुए इनको एक पत्र कैसे लिखेंगे। तो दोनों में से कोई एक कीजिएगा ना, 4 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों ही इंपोर्टेंट पत्र लेखन लिया हूं मैं। प्रश्न संख्या 29 कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर आपको संस्कृत में देना है, 2 नंबर मिलेगा। तो मैंने 4 ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत का प्रश्न लिया है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है, 1 2 3 4। देखिए चारों में से कोई 2 ही आपको करना होता है एग्जाम में, 4 में से कोई 2 ही करना होता है। 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको मिल जाता है। देखिए अब आएगा लास्ट प्रश्न, इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपके पेपर में 7 नंबर के लिए मेरे प्यारों से पूछा जाता है। 5 ऑप्शन होता है, 5 में से कोई एक ही निबंध करना होता है। ठीक है, पहला है कि मेरा प्रिय साहित्यकार, वृक्ष धरा के आभूषण और राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। मेरे प्यार बच्चों ये पांचों के पांचों महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके पेपर में 5 देगा, 5 में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन मैं कहूंगा अपनी तैयारी को अगर आप 95% लाना चाहते हो सिर्फ मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर को पढ़कर मेरे प्यार बच्चों, तो मैं इसलिए इसको मॉडल पेपर गेस्ट पेपर बना रहा हूं अपने से, ताकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड कर पाऊं। और ये पांचों के पांचों निबंध महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन पांचों को पांचों ले रखा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह यह मॉडल पेपर हो जाता है मेरे प्यार बच्चों समाप्त। यह मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस जो पेपर है वो समाप्त हो जाता है। अगर इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यार बच्चों इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हो ना, तो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे मॉडल पेपर गेस्ट पेपर और अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ला दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से हो पाएगी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।